एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। ये हुमायूं मिर्जा है, ये मेरे खून का प्यासा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे कत्ल कर दो। मैंने गौर से जानकी दास की शक्ल देखी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। जानकी दास का लहजा बदल गया। ज्यादा एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हारी मर्दाना वजाहत से मुतासिर होकर यहाँ नहीं लाया था। मैंने भड़क कर कहा, तुम्हारा अंदाजा बहुत गलत है सेठ। 2-4 दिन रोटी खिलाने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे इतने घटिया काम लो। जानकी दास ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं कभी गलत अंदाजा नहीं लगाता। मैं जानता हूँ कि किसी को कत्ल करना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये काम तुम्हें करना होगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? वो बोला, तो फिर तुम इसी हुमायूं मिर्जा के हाथों फांसी घाट तक पहुंचोगे कामरान। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। गणेश भी आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। जानकी दास की मकरूह आवाज गूंजी, मैंने तो तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था जब मेरे आदमी तुम्हें यहां लेकर आए थे। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर इसमें मुझे कोई फायदा नहीं था। फिर मैंने तुमसे काम लेने का फैसला किया। मैंने पूछा, मगर ये काम मैं ही क्यों करूं? वो बोला, इसलिए कि हुमायूं मिर्जा किसी छोटे मोटे आदमी के काबू में नहीं आएगा। मैं अपने किसी काम के आदमी को दांव पर लगाना नहीं चाहता। मैंने कहा, मैं भी तो नाकाम हो सकता हूँ। वो बोला, तुम्हारी नाकामी के चांसेस बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। तुम ट्रेंड दहशतगर्द हो। फिर वो बोलते बोलते रुका, अपना ग्लास एक ही घूंट में खाली किया। फिर बोला, मैं जरा खरा आदमी हूँ, साफ साफ बात करता हूँ। अगर तुम हुमायूं मिर्जा के हाथों मारे भी गए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने तीखे लहजे में कहा, और अगर मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आइंदा मुझसे इस किस्म का कोई काम नहीं लोगे? जानकी दास खबासत से मुस्कुराया, बोला, कोई गारंटी नहीं है। मैं कह चुका हूं कि मैं खरा आदमी हूं, किसी को धोखे में नहीं रखता। मैं तुम्हें सोचने समझने के लिए 1 घंटा दे रहा हूं। अच्छी तरह सोच लो। तुमने इनकार किया तो मैं सीधा सीधा तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर तुम जानो और पुलिस जाने। तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो उसकी शर्तें बाद में तय करेंगे। अब तुम जा सकते हो। उसने ग्लास में विस्की उंडेलते हुए कहा, 1 घंटे के बाद फिर मुलाकात होगी। मैं बोझल कदमों से अपने कमरे में लौट आया। गणेश मेरे साथ साथ था। उसके अंदाज में अब वो पहले वाली बेतकल्लुफी नहीं थी। वो कमरे में दाखिल होते ही बोला, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, मुझे भी जुल दे दिया। मैंने अचानक उससे पूछा, एक बात बताओ गणेश, सेठ हुमायूं मिर्जा को कत्ल क्यों करवाना चाहता है? गणेश बोला, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हुमायूं मिर्जा है। जब से वो ट्रांसफर होकर इस शहर में आया है, उसने हमें लाखों का नुकसान पहुंचाया है। हमारे कई बेहतरीन आदमी भी उसके हाथों मारे गए हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, मगर क्या जानकी दास इतना ताकतवर भी नहीं है कि एक मामूली पुलिस कमिश्नर को अपने रास्ते से हटा सके? गणेश तंजिया अंदाज में हंसा, बोला, हुमायूं मिर्जा को रास्ते से हटाने का यही एक तरीका है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। एक बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखता है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। अगर मैं इनकार करता तो जानकी दास मुझे पुलिस के हवाले कर देता, फिर फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर होता। वो मुझे पुलिस के हवाले करने की बजाय खुद भी गोली मार सकता था। फिर मैंने सोचा कि फौरी तौर पर जानकी दास की बात मान लूं। जाहिर है हुमायूं मिर्जा को कत्ल करने के लिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। उस वक्त भी मैं फरार हो सकता हूँ। फिर अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया, मैं जानकी दास की मदद से विनोद पांडे पर काबू पा सकता था। इंडिया में यूं भी मैं तन्हा था। जानकी दास और उसके आदमी मेरे काम आ सकते थे। जितना मैं इस पर गौर करता गया, मैं कायल होता गया। इस दौरान में गणेश ने मुझे 2 दफा कॉफी पिलाई। मैंने सोचा, हुमायूं मिर्जा मुसलमान था तो क्या हुआ, वो बहरहाल दुश्मन मुल्क का था। उसे कत्ल करके मेरा क्या नुकसान होता?
ठीक 1 घंटे के बाद मैं जानकी दास के सामने बैठा हुआ था। जानकी दास पहले की तरह पुरसुकून था। उसने मुझे देखते ही कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने कोई फैसला कर लिया है। मैंने जवाब दिया, कहा जी हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हुमायूं मिर्जा को। उसने मेरी बात काट दी, बोला गुड, मुझे भी यही उम्मीद थी। मैंने कहा मगर मेरी एक शर्त है। जानकी दास ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोला, अच्छा कोई शर्त भी है, चलो वो भी बता दो। मैंने कहा मुझे एक आदमी की तलाश है, अगर तुम इस सिलसिले में मेरी मदद का वादा करो तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। जानकी दास हंसकर बोला, ये भी कोई शर्त है? आदमी अगर जमीन की तह में भी हुआ तो वहां से भी खोद कर निकाल लूंगा, बस शर्त यह है कि वो आदमी जानकी दास ना हो। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, वो आदमी जानकी दास नहीं है। वो बोला, तो फिर समझो कि वो तुम्हारे कब्जे में है, तुम आराम करो, 2-4 दिन में तुम्हें हुमायूं के बारे में तफसील मिल जाएगी। फिर मेरे साथ VIP ट्रीटमेंट होने लगा। जानकी दास ने मेरे लिए कई रेडीमेड सूट मंगवा लिए। मुझे उर्दू और अंग्रेजी के अखबारात भी मिलने लगे। बस मुझे वहां से बाहर निकलने की इजाजत अभी तक नहीं थी। 1 हफ्ते के बाद हुमायूं मिर्जा की फाइल मेरे हवाले कर दी गई। हुमायूं मिर्जा का ताल्लुक दिल्ली से था। उसके वालिद और चचा खासे बारसूख सियासतदान थे। बुनियादी तौर पर वो लोग जागीरदार थे, मगर जागीरदारी के खात्मे के बाद बिजनेस में आ गए थे। उनकी कई फैक्ट्रियां थीं। भारत के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े होटल थे। हुमायूं मिर्जा के एक चचा फिल्म इंडस्ट्री में भी थे। इस खानदान के कई अफराद फौज और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार थे। हुमायूं मिर्जा इंतहाई ईमानदार और फर्जशनास अफसर था। उसकी उम्र 45 साल थी, कद 6 फुट 1 इंच और वजन 220 पाउंड। वो शादीशुदा था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। सबसे बड़ी बेटी मैट्रिक कर चुकी थी और अब फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। दूसरी बेटी 9वीं क्लास में थी और बेटा 5वीं क्लास में। हुमायूं मिर्जा की बीवी एक बड़े सनतकार की बेटी थी। जानकी दास ने उसकी छोटी सी भी बात को नजरअंदाज नहीं किया था। मसलन फाइल में यह भी था कि हुमायूं मिर्जा कौन सी चीज ज्यादा रगबत से खाता है, कपड़े कैसे पसंद करता है, उसकी शादी किन हालात में हुई। फाइल से ही मुझे मालूम हुआ कि हुमायूं मिर्जा का निशाना बहुत गजब का है। हर किस्म का असलहा इस्तेमाल कर सकता है। ब्लैक बेल्ट है। ड्राइविंग में गिनती के चंद लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। बेहतरीन तैराक है, हत्ता कि उसके पास फ्लाइंग का कमर्शियल लाइसेंस भी है। बस यहाँ वो मुझसे सबकत ले गया। मेरे पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं था। मैंने हुमायूं मिर्जा की फाइल को बार बार पढ़ा और एक एक बात जहन नशीन कर ली। उसमें हुमायूं मिर्जा की रोजमर्रा मसरूफियात की तफसील भी थी। वो अलग सुबह 1 घंटे तक जॉगिंग करता था। ठीक 8 बजे वो नाश्ता करता था। लंच करने का आदी नहीं था। हर हफ्ते को जिमखाना क्लब जाता था। मैंने हफ्ते ही के दिन उसे घेरने का फैसला कर लिया। किसी पुलिस कमिश्नर को घेरना कोई हंसी खेल नहीं है। फिर पुलिस कमिश्नर भी हुमायूं मिर्जा जैसा। उसे छेड़ने का मतलब था शेर की कछार में कूदना, मगर मैं ऐसा करने पर मजबूर था, वरना वही हुमायूं मिर्जा मेरे लिए मौत का फरिश्ता बन जाता। मैंने कई दिन पहले उसे घेरने का प्लान बना रखा था। हफ्ते वाले दिन मैंने जानकी दास को इत्तला दी कि मेरा प्लान मुकम्मल है। जानकी दास ने कहा, एक बात का ध्यान रहे कामरान, अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो हुमायूं मिर्जा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, मैं जानता हूँ इस खेल में गलती की गुंजाइश नहीं है। या तो मैं जिंदा रहूंगा या कामरान मिर्जा। मुझे फौरी तौर पर एक लोडिंग ट्रक और एक तेज रफ्तार कार की जरूरत है। कार का इंजन बहुत मजबूत होना चाहिए। फिर मैंने कुछ सोच कर कहा, इंपोर्टेड हो तो ज्यादा बेहतर है। मुझे 3 होशियार और हाजिर दिमाग किस्म के आदमियों की भी जरूरत है। जानकी दास बोला, सब कुछ मिल जाएगा, मगर एक बात याद रखना, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना हुमायूं मिर्जा से पहले तुम मेरे किसी आदमी की गोली का निशाना बन जाओगे। अगर तुम्हारे जहन में फरार होने का कोई प्रोग्राम है तो उसे निकाल दो। मैंने झुंझला कर कहा, अरे यार, बेएतबारी की भी कोई हद होती है। अगर तुम साफ गो हो तो मैं भी खरा आदमी हूँ। अगर मुझ पर एतबार नहीं है तो कैंसिल कर दो ये डील और मुझे पुलिस के हवाले कर दो। जानकी दास खिसियाना होकर हंसने लगा, बोला, ओहो, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा था कि। मैंने हाथ उठाकर कहा, बस खत्म करो, फोन करो और पुलिस को इत्तला दे दो। इस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ। जानकी दास गुस्से में होंठ चबाने लगा। उसे इस किस्म के लहजे की तवक्को कब थी, वो भी एक ऐसे आदमी से जो उसके रहमो करम पर था। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर बहुत मुश्किल से उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला, इस वक्त तो तुम बिल्कुल किसी खूबसूरत और नकचड़ी लड़की की तरह नखरे दिखा रहे हो। चलो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैंने तवील सांस लिया और मुस्कुराने लगा। मेरा मकसद जानकी दास को जहनी धचका पहुंचाने का था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा था। मैंने हंसकर कहा, आइंदा मुझ पर शुबा मत करना, मैं जो कुछ करता हूँ बता कर करता हूँ। फिर मैंने मौजू बदलते हुए कहा, मुझे शाम से पहले ट्रक और कार चाहिए। जानकी दास बोला, शाम तो दूर है,
अभी आधे घंटे में सब बंदोबस्त हो जाएगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में इलाहाबाद और उसके मज़ाफ़ात का नक्शा फैलाकर बैठ गया। ये नक्शा भी मुझे जानकी दास ने मंगवा कर दिया था। उसमें छोटी से छोटी जगह की भी निशानदही की गई थी। इस नक्शे को मैंने इतनी दफा देखा था कि अब इलाहाबाद की गलियां और सड़कें मेरे लिए अजनबी नहीं रही थीं। उस नक्शे को देखकर अपने तौर पर मैं एक और नक्शा बना रहा था, सिर्फ उन मकामात का नक्शा जहां से हुमायूं मिर्जा का गुजर होता था। हुमायूं मिर्जा पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर हाईकोर्ट वाली सड़क से होता हुआ सिविल लाइंस में अपने घर आता था। सिविल लाइंस में दिन के वक्त भी हू का आलम रहता था। इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती थीं। फिर वहां के बंगले अंग्रेजों के दौर की यादगार थे, काफी फासले और बड़े रकबे पर बने हुए। वहां उसे घेर लेना आसान था। मैंने सोच लिया था कि मुकर्रा वक्त पर मैं स्टेशन वाले ओवरब्रिज से होता हुआ दूसरी जानिब उतरूंगा और टहलते हुए नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिस के सामने से होता हुआ सिविल लाइन चौक पर पहुंचूंगा। फिर अपना दाव आजमा लूंगा। जानकी दास के आदमी पहले से तैयार रहेंगे और फौरन ही मदद के लिए पहुंच जाएंगे। शाम को मैं हर तरह से तैयार होकर बैठ गया। मेरे जिस्म पे मेरा पसंदीदा लिबास जीन्स, चमड़े की जैकेट और क्रेप सोल के लॉन्ग शूज थे। जैकेट के नीचे मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। सिर्फ हथियारों की कमी थी। अचानक गणेश कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेजारी के तासुरात थे। मैंने हंसकर पूछा, क्या हुआ? ये तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? गणेश बोला, बात ही ऐसी है, तुम सुनोगे तो तुम्हारी शक्ल पर भी 12 बज जाएंगे। वो हरामजादा हुमायूं मिर्जा किसी सरकारी काम से इलाहाबाद से करारी गांव चला गया है। अब उसकी वापसी कल किसी वक्त होगी। अब पूरे हफ्ते भर इंतजार करो। मैंने कहा, वो गया कैसे है? सरकारी जीप में या अपनी गाड़ी में? गणेश बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो अगर गधा गाड़ी में भी गया है तो हमारा प्लान तो चौपट हो गया ना। वैसे वो अपनी जाती कार में गया है। मैंने कहा, ठीक है, हम ये ऑपरेशन आज की बजाय कल भी तो कर सकते हैं, बस जगह बदल जाएगी। बोला, तुम्हारा मतलब है कि कल? मैंने उसकी बात काट दी। कहा, हाँ, तुम जरा जल्दी से मालूम करो कि वो उस गांव में किस रास्ते से गया है और किस रास्ते से वापस आएगा। गणेश ने ये कहते हुए नक्शा अपनी तरफ खिसका लिया। बोला, मालूम करने की क्या जरूरत है? उसने पेंसिल उठाकर उस पर निशान लगाया। बोला, ये है वो गांव जहां हुमायूं मिर्जा गया है। उसने उस गांव पर दायरा बना दिया जहां मैंने ठाकुर समेत कई अफराद को ठिकाने लगाया था। वो बोला, ये वो सड़क है जहां से वो वापस आएगा। ये वही सड़क थी जिस पे मैंने ट्रक में लिफ्ट ली थी। मैंने चंद लम्हे गौर किया, फिर फैसला कुन लहजे में कहा, बस मैं इसी सड़क पे हुमायूं मिर्जा को घेरूंगा और ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। फिर मैंने चौंक कर कहा, सेठ साहब को बता दो कि आज का ऑपरेशन अब कल होगा। गणेश बोला, ये इन्फॉर्मेशन सेठ साहब की है। खैर, मैं उन्हें बता दूंगा। वैसे हर चीज तैयार है। मैंने कहा, अभी तक मुझे रिवॉल्वर्स और राइफल नहीं मिली। मुझे फिर गुस्सा आने लगा। जानकी दास अब भी मुझ पे एतबार नहीं कर रहा था, वरना अब तक मुझे असलहा मिल गया होता। वो बोला, रिवॉल्वर, एक्स्ट्रा राउंड्स, राइफल सब कुछ मेरे पास है। दोनों गाड़ियां भी तैयार हैं। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ट्रक पे दरख्तों के भारी भरकम तने लोड कर दिए गए हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर कुछ सोच कर कहा, हथियार अभी मुझे दे दो, मैं उन्हें चेक तो कर लूं। थोड़ी देर के बाद गणेश सारा असलहा मेरे कमरे में उठा लाया। उनमें बहुत आला किस्म का एक जर्मन ऑटोमेटिक माउजर था। वो माउजर भी खासा कीमती था। वो न सिर्फ ट्रिगर दबाते ही ब्रस्ट मारता था, जबकि रिवॉल्वर की तरह एक फायर भी कर सकता था। 7mm की एक इंग्लिश राइफल थी। उसके अलावा 1 दर्जन के करीब दस्ती बम थे। काफी अरसे के बाद मुझे हथियार मिले थे। मेरा खोया हुआ एतमाद असलहा मिलते ही बहाल हो गया। बगली होल्स्टर में रिवॉल्वर रखने की इतनी आदत हो गई थी कि मुझे रिवॉल्वर के बगैर ऐसा लगता था जैसे मेरे जिस्म पे जैकेट ना हो। गणेश हंस कर बोला, आज रात काम तो कोई है नहीं, चलो तुम्हें इलाहाबाद की सैर करा दूं। मैंने कहा, लेकिन मैं खुलेआम बाहर कैसे निकल सकता हूँ? गणेश बेनियाजी से बोला, यह भी कोई प्रॉब्लम है, तुम गाड़ी से नीचे मत उतरना। गणेश सबसे पहले मुझे इलाहाबाद के चौक में ले गया। वहां कबाबों की इश्तिहा अंगेज महक फैली हुई थी। गणेश बोला, ये यहाँ का मशहूर कबाबी है। इससे पहले इस कबाब लगाता था, उससे पहले उस कबाब। लगभग 100 साल हो गए हैं कबाब की इस दुकान को। दूर दूर से लोग इसके कबाब खाने आते हैं। मैंने कहा, ओ भाई, इसका कसीदा ही पढ़ते रहोगे या कुछ खिलाओगे भी? कबाबों की महक इतनी इश्तिहा अंगेज थी कि मेरी भूख चमक उठी। गणेश हंसता हुआ उतर गया। बोला, मैं कबाब लेकर आता हूँ, बोरियत महसूस करो तो टेप ऑन कर लेना। मुझे वापसी में देर हो जाएगी क्योंकि वहां इस वक्त बहुत रश होगा। मैंने झुंझुलाहट का मुजाहरा किया, कहा, अरे बाबा, जाओगे तो वापसी होगी ना। गणेश जल्दी से आगे बढ़ गया। मैं गाड़ी में बैठा हुआ इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। ये वही शहर था जो एक जमाने में उर्दू की तरवीज और इशात का बहुत बड़ा मरकज था। उर्दू के बहुत से रिसाले यहाँ से शाया होते थे। इब्न सफ़ी ने यहीं से लिखना शुरू किया था। भारत के हर दिल अजीज रहनुमा पंडित नेहरू का ताल्लुक इसी शहर से था।
मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी नजर सूट में मलबूस एक नौजवान पर पड़ी। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने दोबारा गौर से देखा। वो बिलाशुबा एहसान ही था, वही एहसान जो मेरी वजह से गिरफ्तार हो गया था। मैंने खिड़की का शीशा उतारा और जोर से उसे आवाज दी, एहसान। वो चलते चलते ठिठक कर रुक गया और मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैंने दोबारा उसे आवाज दी तो उसने मुझे देख लिया और तीर की तरह मेरी तरफ आया। उसकी आवाज मारे खुशी के लरज रही थी। कामरान तुम? फिर उसने हैरत से गाड़ी को देखा और बोला, ये गाड़ी किसकी है और तुम अब तक कहाँ थे? मैंने घूम कर कबाबी की तरफ देखा। गणेश अपनी बारी के इंतजार में खड़ा हुआ था और फिलहाल उसके लौटने का इम्कान भी नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, यार मैं पुलिस के घेरे से तो निकल आया था, मगर अब एक और अजाब गले पड़ गया है। मुझे जानकी दास ने अगवा कर रखा है। एहसान दांत पीस कर बोला, उस हरामजादे की इतनी हिम्मत? उसे तुमने बताया नहीं कि तुम खान साहब के आदमी हो? मैंने आहिस्ता से कहा, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। उसे ये भी मालूम होगा कि इलाहाबाद में मुझे किसने पनाह दी है। एहसान बोला, अच्छा लानत भेजो उस पर, चलो मेरे साथ। मैंने कहा, मैं ऐसे चोरों की तरह नहीं जाऊंगा बल्कि उसे बता कर जाऊंगा। एहसान बोला, ठीक है, फिर खान साहब खुद ही निमट लेंगे उससे। वैसे खान साहब आज रात में किसी वक्त इलाहाबाद पहुंचेंगे। मैंने कहा, यार तुम्हें जो कुछ करना हो वो दोपहर से पहले पहले कर लेना, क्योंकि उसके बाद मेरा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। फिर मैंने तफसील से उसे बताया कि जानकी दास मुझसे क्या काम लेना चाहता है। एहसान बोला, यार ये हुमायूं मिर्जा है तो वाकई इसी काबिल। मुमकिन है ये कभी खान साहब के हाथों ही मारा जाए। मैंने उलझ कर पूछा, मगर क्यों? मैंने तो सुना है कि वो बहुत ईमानदार और फर्शनास ऑफिसर है। वो बोला, उसकी फर्शनासी सिर्फ हिंदुओं तक महदूद है, मुसलमानों पे जानते बूझते जुल्म करता है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। फिर वो चौंक कर बोला, तुम्हें वहां कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, मैं वहां VIP की तरह रहता हूँ, बस एक ही तकलीफ है कि मैं वहां कैदी हूँ। एहसान बोला, खैर देखा जाएगा। मैंने एक दफा फिर घूम कर गणेश को देखा। वो टहलता हुआ गाड़ी की तरफ आ रहा था। मैंने एहसान को जाने का इशारा किया। एहसान फुर्ती से सामने वाली किताबों की दुकान में घुस गया। मैंने टेप ऑन किया और सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। गणेश बोला, तुम क्या सो गए थे? मैंने बेजारी से कहा, यार भूख लगी हो तो नींद कब आती है। गणेश बोला, वहां रश बहुत था, मैं खुद वहां खड़े खड़े बोर हो गया, इसलिए मैं कबाब बंधवा कर लाया हूँ। अब घर जाकर इत्मीनान से खाएंगे, अफरा तफरी में मुझसे खाया नहीं जाता। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक झटके से आगे बढ़ा दी। उस रात मैं देर तक जागता रहा। नींद वहां यूं भी मुझे कम आती थी। दिन भर मैं आराम ही करता था। इसी आराम की वजह से मैं शदीद बेजार था। जिंदगी में कभी इतना आराम नहीं किया था।